हेलो फ्रेंड्स, एम्स सीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं जिसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका ये पार्ट 2 है, ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बात किए हुए थे कि पार्ट 1 में 1 से लेकर के 1 to 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, यानी कॉन्सेप्ट के थ्रू समझे थे। हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इसमें भी समझने वाले हैं। पूरा 100 का सीरीज ये चलेगा कि दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर PYQ, उसी का बेस्ड पे ये मेमोरी बेस्ड होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट हम लोग 21 क्वेश्चन को आप समझेंगे। विच एयरवे इज यूज टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, यानी कि ये क्या करता है कि कौन सा ऐसा एयरवे है जो प्रिवेंट करता है एस्पिरेशन, यानी एस्पिरेशन को पहले आपको समझना है कि ये क्या होता है। तो ये क्या होता है कि जब स्टोमक का कंटेंट या माउथ का सिक्रेशन क्या होता है कि हमारा ट्रेकिया में चले जाता है, यानी ट्रेकिया में अगर चले जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छे से आपको ये समझाते हैं। तो इसमें जो आपको ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेस मास्क, तो क्या ये ऑप्शन इसका सही होगा? फेस मास्क तो नहीं होगा, यानी ये गलत होगा। बी में हम लोग देखते हैं लेरेंजियल मास्क एयरवे। लेरेंजियल मास्क एयरवे में भी क्या हो सकता है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे इंडोट्रेकियल ट्यूब एंड ओरोफेरिंजियल एयरवे जो होता है, जिसको गूडल्स एयरवे भी बोलते हैं। इनमें से अगर हम लोग राइट करते हैं तो राइट कौन सा इसमें होने वाला है? तो इंडोट्रेकियल ट्यूब जो होता है ईटी ट्यूब, ये क्या होगा? राइट इसका आंसर होगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें जो एलएमए है, एलएमए भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको चूज करना होगा, तो इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो होता है उसको चूज करना। चलिए इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान के चलिए ये ट्रेकिया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? ईटी ट्यूब है। ईटी ट्यूब क्या है? ट्रेकिया में इंसर्ट है। जब ट्रेकिया में ये क्या कर रहा है, जब यहाँ कफ है, कफ एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जब सील्ड कर रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन करने का काम कर रहा है। जब यहाँ से सील्ड होगा तो इस साइड में क्या होगा? एयर प्रॉपर क्या होगा? वेंटिलेट करेगा, प्रॉपर वेंटिलेट करेगा। इससे ऊपर जो ग्लोटिस होता है, ये ग्लोटिस से आप लोग समझना है, ये क्या है? ग्लोटिस है। ऊपर में एपीग्लोटिस होता है, ये ग्लोटिस है। ये फ्लेप्स है, इसका फ्लेप्स है। और ये यहीं से क्या करते हैं हम लोग? इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। आप लोग को बताए थे कि ईटी ट्यूब होता था। ईटी ट्यूब में क्या होता था? वोकल लाइन यहाँ पर होता था। ये वोकल लाइन को यहीं तक रोकना होता है। ये क्या है? वोकल कोड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये वोकल कोड बोलते हैं, या चाहे इसको ग्लोटिस हम लोग बोल सकते हैं। दोनों चीज़ आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी ग्लोटिस भी इसको बोल सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो यहाँ क्रिएट करता है, अगर कंटेंट यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से जो हमारा स्टोमक से अगर कंटेंट निकला एसोफेगस से आएगा तो ये भी इसमें नहीं जा पाएगा, इसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। एस्पिरेशन इसी को बोलते हैं, या माउथ में सिक्रेशन होगा उसको भी ये जाने नहीं देता। चलिए ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ इसका कॉन्सेप्ट है वो अभी हम लोग जान लेते हैं, जो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एम्स में ये हो सकता है कि देखिए मेमोरी बेस्ड ये है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग बात करेंगे। कॉन्सेप्ट पे आधारित बात करेंगे तो 2023 में जो पूछा है, 2024 में पूछा है, 25 में पूछा है, 26 में क्या पूछने वाला है, ये भी हम लोग यहीं से कॉन्सेप्चुअल हम लोग पता कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग ये भी पढ़े थे कि इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर चलिए रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 में हम लोग ये भी प्रेशर बहुत अच्छे से समझे थे कि प्रेशर क्या होता था। तो 15 से लेकर के 25 mmHg होता था प्रेशर। अगर सेंटीमीटर ऑफ वाटर में भी हम लोग बात किए थे तो सेंटीमीटर ऑफ वाटर में कितना था? 20 से 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर था, H2O था। ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए एक चीज आपको याद हमेशा रखना है कि रोल ऑफ कफ को भी आपको समझ में आना चाहिए। जो रोल होता है, रोल ऑफ कफ होता है, यानी कि इसका जो कफ है, कफ का क्या क्या रोल हो सकता है ये आपको जानना है। देखिए सबसे पहले आपको नोट्स में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इट प्रिवेंट्स एस्पिरेशन, यानी कि जब भी कोई भी कंटेंट होगा उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा।
कि क्या होता है, क्रिएट्स अ सील फॉर वेंटिलेशन, यानी कि ये क्या करता है, सील भी क्रिएट करता है इधर वेंटिलेशन करने के लिए। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कफ डज नॉट प्रिवेंट्स डिसलोकमेंट्स ऑफ ट्यूब, यानी कि क्या होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि जो ये कफ है, कफ कभी भी डिसलोकमेंट्स यानी कि ये एक्सीडेंटली अगर हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे तो ये बाहर आ सकता है ट्रॉमा करते हुए, ये कभी लॉक नहीं करता है। इसके लिए हम लोग फिक्सर से माउथ को ऊपर में फिक्सिंग करते हैं, यहाँ पर फिक्सर से क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तब जाकर के ये लॉक होता है। ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझेंगे सेकेंड में, विच मेथड इज कंसिडर्स द मोस्ट यूजफुल फॉर कन्फर्मेशन ऑफ इंडोट्रेकियल ट्यूब टू प्लेसमेंट, यानी कि हम लोग को ये समझना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे बेस्ट होगा कन्फर्मेशन ऑफ ईटी ट्यूब प्लेसमेंट, यानी जब हम लोग इंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेट करते हैं तो वह क्या राइट पोजीशन पर गया है या नहीं गया है, वह उसका कैसे हम लोग पता करेंगे, तो उसके लिए क्या सही इसमें होने वाला है, तो उसको हम लोग इसमें जानेंगे कि कौन सा मेथड यहाँ पर सही होने वाला है। तो ये आप इसमें से चूज कर सकते हैं। ए क्या होगा, चेस्ट अस्कल्टेशन हो सकता है या नहीं, बी में चेस्ट एक्सरे, केप्नोग्राफी, फॉगिंग इन ट्यूब, यानी फॉगिंग इन ट्यूब जो इसमें ट्यूब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं इसमें फॉगिंग है या नहीं, तो इससे अभी हम लोग आपको समझ में आने वाला है। जब ये है, देखिए कैरिना जो होता है यहाँ पर, ये जो लाइन देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरिना बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसको कैरिना से ऊपर ही रखना होता है ट्यूब को हमेशा। तो चलिए वोकल कोड यहाँ पर होता है, वोकल कोड भी आपको समझ में आ गया। तो इसको कन्फर्मेशन करने के लिए जब हम लोग वेंटिलेट करते हैं यानी इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, तो उसको कन्फर्मेशन करने के लिए राइट क्या इसका ऑप्शन होगा, ये जल्द से जल्द आप हमें बता सकते हैं। तब तक इसका हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसका आप आंसर जल्द से जल्द माइंड में अपना सोच ले या कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए हम लोग इसका आपको बतलाते हैं किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि अस्कल्टेशन क्या होता है, केप्नोग्राफी क्या होता है, चेस्ट एक्सरे क्या होता है। अगर हम लोग अस्कल्टेशन का बात करेंगे तो अस्कल्टेशन क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि लिसन ब्रीथ साउंड, यानी हम लोग क्या करते हैं, हाथ में स्टेथोस्कोप लगा करके, लंग के पास स्टेथोस्कोप रख करके हम लोग क्या करते हैं, लिसन करते, सुनते हैं कि क्या इसमें वेंटिलेट हुआ है या नहीं हुआ, तो उससे पता चलता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग चेस्ट अस्कल्टेशन बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। चेस्ट एक्सरे भी आपको समझ में आ रहा है, एक्सरे करके हम लोग पता करते हैं। ईटी ट्यूब में हम लोग को पता है कि क्या होता है कि रेडियो लाइन होता है, वो रेडियो लाइन से पता चलता है। एंड केप्नोग्राफी आपको पता है कि केप्नोग्राफी क्या होता है, केप्नोग्राफी क्या होता है, तो EtCO2 होता है, EtCO2 होता है, इन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये आपको समझ में, फॉगिंग यानी ट्यूब में फॉग जो आ जाता है, जब जाएंगे तो पता चलेगा। तो देखिए इसमें सारा मेथड आपको लग रहा होगा इंट्यूबेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें से हमको चूज करना है। जब चूज करेंगे तो उस टाइम में हम लोग फर्स्ट पे किसको रखेंगे, तो केप्नोग्राफी को रखेंगे, यानी कि फर्स्ट आंसर अगर हम लोग देंगे तो किसको देंगे, तो केप्नोग्राफी को देंगे। इसमें केप्नोग्राफी को यहाँ पर देंगे हम लोग, फर्स्ट आंसर देंगे। इसी को हम लोग गोल्डन स्टैंडर्ड्स भी इसको बोला जाता है, यानी ये भी आपको याद रखना है कि गोल्डन स्टैंडर्ड्स मेथड होता है यही। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर इसका क्या होगा, केप्नोग्राफी ही इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो केप्नोग्राफी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया कि इसका केप्नोग्राफी राइट आंसर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गोल्ड, ये आपको लिख लेना है नोट्स में, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड हम लोग बोलते हैं। किसका पता करने के लिए, तो इंट्यूबेट करते हैं, कंफर्म इंट्यूबेशन हुआ है या नहीं, उसको पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं केप्नोग्राफी का। केप्नोग्राफी, चलिए आगे हम लोग को आपको ग्राफिक से समझा देंगे केप्नोग्राफी किस तरह से काम करता है। सेकेंड में अगर आप आइएगा तो सेकेंड में आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड में अगर हम लोग देखते हैं तो सेकेंड में आपको अस्कल्टेशन देखने को मिलेगा। अभी हम लोग देख रहे थे ना अस्कल्टेशन, इससे भी कन्फर्मेशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, तो इसका सही आंसर लगाना है। जब हमारे पास ऑप्शन है कि केप्नोग्राफी, तो केप्नोग्राफी को फर्स्ट चूज करेंगे। अगर नहीं केप्नोग्राफी होता तब जाकर के हम लोग कहाँ करते, अस्कल्टेशन पे करते।
चेस्ट एक्सरे से भी हम लोग कन्फर्मेशन करते प्रोवाइड्स करते हैं, एनाटोमिकल्स कन्फर्मेशन करते हैं कि क्या सही पोजीशन पर है या नहीं, यानी 3 में हम लोग एक्सरे को भी कन्फर्मेशन करते हैं। फॉगिंग भी, अगर इंट्यूबेट होता है तो फॉगिंग भी आता है। ये सब मेथड लास्ट होता है। सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग किसको चूज करते हैं, तो यहाँ पे कैप्नोग्राफी को करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें जो लगा हुआ है यहाँ पर देखते हैं। जब ईटी ट्यूब यहाँ से आप देख रहे हैं, ईटी ट्यूब है, ईटी ट्यूब का जो यहाँ कनेक्टर है, यहाँ पर एक नोब लगा हुआ है। ये जो आप पाइप लाइन जो देख रहे हैं, यही कैप्नोग्राफी का पाइप लाइन है। ये कैप्नोग्राफी क्या करता है, मॉनिटर तक इसको भेजता है, मॉनिटर तक यहाँ भेजेगा, और ये मॉनिटर क्या करता है, इसको एनालाइज करता है, और एनालाइज करके डाटा दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं EtCO2 47% यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो इससे हम लोग पता करते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि आप कैप्नोग्राफी से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आराम से सही आंसर कर सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये क्या है, सर्किट है, यहाँ से ये सर्किट लगा हुआ है, इधर ईटी ट्यूब है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ कनेक्ट किया जाता है इसका। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आगे जब आप लोग यहाँ बढ़िएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉर्मल कैप्नोग्राफी वेव फॉर्म। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है एम्स कि यहाँ पे मेमोरी बेस्ड जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड सारा बात करके ही छोड़ेंगे। तो इसमें क्या है, नॉर्मल कैप्नोग्राफी वेव्स का बात कर रहा है। नॉर्मल कैप्नोग्राफी वेव्स कैसा बनता है, अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आप जल्द से जल्द इसको बता सकते हैं, सोच सकते हैं, अपना ब्रेन में सोच सकते हैं, अपना माइंड पे इसका प्रेशर दीजिए कि क्या होगा। क्या ट्रेंगुलर रहता है तो बोलिएगा कि नहीं, इसका ये नहीं होता है, ये गलत है। साइनोड्यूअल होता है तो ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है, इरेगुलर होता है तो ये भी नहीं होता है। कैसा होता है, तो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, स्क्वायर में बनता है, ऐसे रेक्टेंगल की तरह बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनता है। किसका, कैप्नोग्राफी का। ये आपको याद रखना है कि इसका क्या होता है कि कैप्नोग्राफी जब भी बनेगा तो इसी तरह का वेव बनता है। फर्स्ट इसको बोलते हैं, सेकेंड इसको, थर्ड इस तरह से होता है। इसको हम लोग थियोरेटिकल अगर पढ़ते हैं तो उस टाइम में आपको बहुत अच्छे से और इसका समझाते। चलिए अभी भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, जब एक्सपायर करते हैं हम लोग बाहर निकालते हैं, इंस्पायरेशन, एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को आपको याद रखना है, ये जो आपको लाइन हम रेड लाइन दिए हैं, फिर यहाँ से दिए, जब ये बेस लाइन पर आ रहा है, इधर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये टाइम को शो करता है, इधर अगर हम लोग जाते हैं ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को बतलाएगा। तो इनहेल जब करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता है। इनहेल करेंगे किसको, तो ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। जब एक्सहेल करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ जब एक्सहेल होगा तो इस तरह से क्या बनेगा, ग्राफ बनते हुए चला जाएगा, यानी ग्राफ इस तरह से आपको बनता हुआ दिखेगा। यहाँ फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए ग्राफ बना, फिर यहाँ फिर ग्राफ बना, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। जब यहाँ फ्लैट लाइन आपको दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, इनहेल कर रहा है। देखिए इनहेल कर रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है, और एक्सप्रेशन यहाँ पर कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, इतना याद रखना है। यानी कि एक्सहेल ये कर रहा है, यहाँ पर इनहेल कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया। एक्सहेल करेगा तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो अब आप बता सकते हैं, हमेशा ये आप बता सकते हैं कि किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर यानी कि रेक्टेंगुलर यहाँ पे ग्राफ बनेगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे कि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलेगा, वह भी समझ पाएगा कि ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर है 24 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाइपोवेंटिलेशन इज बेस्ट डिटेक्टेड मॉनिटर बाय, यानी अब ये आपको समझना है कि हाइपोवेंटिलेशन है, पहले क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले बारीकी से। कभी भी एग्जाम में अगर आप बैठे हुए रहते हैं तो क्या करना है, क्वेश्चन को बारीकी से आपको समझना है। जब क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाइपोवेंटिलेशन, हाइपो मतलब क्या होता है, कभी भी आपको कहीं भी अगर हाइपो लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज करता है। कोई भी चीज़ रहेगा डिक्रीज करेगा।
वेंटिलेशन मतलब क्या होता है, वेंटिलेटर का काम क्या होता है, वेंटिलेशन यानी कि हमारा लंग को सिक्योर करता है मैकेनिकली, यानी कि वेंटिलेटर मशीन जो होता है वो हमारा ब्रीदिंग को सिक्योर करता है। जिस तरह से हम लोग अभी नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं तो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग करते हैं, जब वेंट पे चले जाता है, वेंटिलेटर पे चले जाता है, तो वेंटिलेटर वह क्या करता है, हमारा लंग का जो फंक्शन है इनहेल एक्सहेल उनके ऊपर चले जाता है, वह कंट्रोल करता है। तो इसी में बोल रहा है कि हाइपोवेंटिलेशन। तो हाइपोवेंटिलेशन क्या होगा कि हाइपो मतलब कम हो जाएगा वेंटिलेशन, यानी प्रॉपर उसके पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा, वो वेंटिलेट नहीं होगा। तो उस टाइम में हम लोग क्या कैसे डिटेक्ट करेंगे, बेस्ट डिटेक्ट यानी मॉनिटर्स का क्या ऑप्शन है, क्या मेथड है, तो उसमें आप लोग इसमें क्या बोलेंगे, ईसीजी से होगा डिटेक्ट। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे ईसीजी से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम लंग का बात कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बात हो रहा है, तो वहाँ पे ईसीजी नहीं होगा, ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। कैप्नोग्राफी यहाँ है, ब्लड प्रेशर, देखिए ब्लड प्रेशर भी इसमें रोल नहीं दे रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर, अब पल्स ऑक्सीमीटर और कैप्नोग्राफी दो बचा है, ये दोनों आपको कन्फ्यूजन अभी तुरंत दूर करते हैं। हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से क्या करते हैं, तो SpO2 पता करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन पता करते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे कि 95 to 98% क्या होता है, ऑक्सीजन होना चाहिए बॉडी में, इतना परसेंट दिखाना चाहिए SpO2। लेकिन यहाँ पर इससे भी हम लोग नहीं पता कर पाएंगे डिटेक्ट, ये भी नहीं प्रॉपर कर पाएगा। उस टाइम में डिटेक्ट करेगा कौन, लास्ट बचा मेरा कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी इज द स्टैंडर्ड मेथड, हम बताए थे ना, जब इंट्यूबेट करते हैं तो उस टाइम में भी डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, तो कैप्नोग्राफी होता है। देखिए कैप्नोग्राफी से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन कैप्नोग्राफी नहीं होता, ABG होता है, तो ABG हम लोग यहाँ पर टिक करते हैं। अगर ABG अगर होता है तो हम लोग ABG करते। ABG आप लोग जान रहे होंगे, आर्टियल ब्लड गैस एनालाइज जो हम लोग करते हैं वही होता है। अगर यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर मान के चलिए कैप्नोग्राफी, ब्लड प्रेशर है, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG की जगह पर अगर ABG अगर लिखा हुआ था तो राइट आंसर यहाँ पर ABG हो जाता है। ये भी आपको याद रखना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको ये हम बतला रहे हैं, इसको याद रखना है आपको। जब यहाँ पर ABG रहता है तो फर्स्ट आंसर हमारा ABG होता है, ABG नहीं है इसीलिए हम किसको चूज करेंगे, तो कैप्नोग्राफी होगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हमारा कैप्नोग्राफी हो है, इसीलिए कैप्नोग्राफी को हम लोग राइट आंसर यहाँ पर टिक करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको पता है ना ABG से कैसे पता करते हैं, चलिए ये भी आप जान लीजिए। PaCO2 होता है, PaCO2 का क्या फुल फॉर्म होता है बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टियल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, PaCO2 होता है। इसमें हम लोग मेजरिंग करते हैं किसका, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टियल कार्बन डाइऑक्साइड, PaCO2 का यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मेजरिंग यहाँ पे कर लेते हैं, किससे, ABG के थ्रू। ABG से तुरंत पता चल जाता है। एक चीज़ अब और जानिएगा, अगर आप ICU में ड्यूटी कर रहे होंगे, ICU में अगर आप ड्यूटी किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि ABG पेशेंट अगर वेंटिलेट पेशेंट रहता है, इंट्यूबेट पेशेंट ज़्यादा देर तक रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहता है, लंबे समय तक रहता है, उस टाइम में पेशेंट का ABG बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसका ABG किया जाता है कि उसका गैस बॉडी में किस तरह से काम कर रहा है, ज़्यादा है कि कम है, इससे हम लोग ये पता कर पाते ABG से। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 में देखेंगे कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया आर। चलिए ये बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है, आपको ये टिक करना है और सही बताना है इसमें क्या होता है, सही आंसर इसमें क्या होगा। क्या कि ये आप जब यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे होंगे उस टाइम में भी इस तरह का क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता था, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको आराम से कर सकते हैं। क्या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है या हाइपोक्सिया में चले जाता है, ये आपको पता है कि हाइपोक्सिया क्या होता है कि
लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जब कमी होता है तो हाइपोक्सिया में पेशेंट जाता है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग सीजर का बात करते हैं तो सीजर क्या होगा, ये भी गलत हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट ये भी गलत हो सकता है। देखिए स्पाइनल एनेस्थीसिया हम यहाँ पर दे रहे हैं, ऑप्शन ही यहाँ पर है इन्फेक्शन एंड अपसेसिस, यहाँ पर कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर होगा मेरा हाइपोटेंशन या ब्रेडिकार्डिया। जब भी आप अगर ओटी में, जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं सारा ओटी में आप लोग काम किए ही होंगे, तो आप लोग ओटी में देखे होंगे कि जब भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब भी देगा स्पाइनल एनेस्थीसिया, आप मॉनिटर की तरफ आप देखेंगे, मॉनिटर की तरफ देखिएगा तो वहाँ पर आपको तुरंत देखने को मिलेगा कि उसका बीपी क्या हुआ, फॉल होने लगा, यानी कितना अगर था तो वो क्या हुआ, कम होने लगा, गिरने लगता, बीपी कम होने लगता, ब्रेडिकार्डिया की तरफ जाने लगता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, बीपी कम होने लगता है, मेन इसका यही होता है, क्या, हाइपोटेंशन या ब्रेडिकार्डिया होता है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग समझते हैं 26, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए उसमें आपको इजी भी रहता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के तरह यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा जाता है, इजी पूछा जाता है, हार्ड पूछा जाता है, तो कई फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट जरूर करना है, हमको छोड़ना नहीं है। विल इंसर्टिंग ए स्पाइनल नीडल विच लेयर्स आर सेपरेटेड इन सीक्वेंस, यानी कि हम लोग जब इंसर्ट करते हैं, जब मान के चलिए ये स्पाइनल है, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये पेशेंट है, पेशेंट में हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो कितने लेयर को ये पार करता है, लेयर को आपको बतलाना है कि कितने लेयर्स को पार करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्किन है, मसल्स है, लिगामेंटम, फ्लेवम है, ड्यूरा है, पिया मेटर है, स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, सुप्राफिनस लिगामेंट है या इंटरस्फेनियस लिगामेंट से। तो इसमें से क्या होगा, तो चलिए अब इतना हम लोग नहीं बात करेंगे, आपको डायरेक्ट बता देते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है, बी है, ये आपको याद कर लेना है कि बी इसका क्या होता है, राइट आंसर है। ये आपको याद रखना है, स्किन होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्किन होगा, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, उसके बाद सब स्पाइनस लिगामेंट होता है, उसका बाद इंटरस्पेनस लिगामेंट होता है, फिर लिगामेंटम फ्लेवम होता है, उसके बाद एपिड्यूरल स्पेस होता है, उसके बाद ड्यूरा मेटर होता है, आर्केनोइड मेटर होता है, फिर आर्केनोइड स्पेस होता है। इतना यानी कि 9 गो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को पार करते हैं, 9 स्ट्रक्चर को पार करते हैं। ये आपको याद कर लेना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक भी अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है तो डायरेक्ट 4 मार्क्स क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो ये आपको याद हमेशा रखना, अगर गलत होगा तो एक तो माइनस भी होगा, प्लस आपको क्या होगा कि नेगेटिव मार्किंग्स में भी मार्क्स कट सकता है। चलिए इसको आप लोग को याद कर लेना है। स्पाइनल नीडल इंसर्टेड पाथवे को आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, तो यहाँ पर आपको स्किन देखने को मिलेगा, स्किन के बाद क्या है, यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यू देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद स्पेनस लिगामेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते तो इंटरपेनियस लिगामेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लिगामेंटम फ्लेवम देखने को मिलेगा, एपिड्यूरल स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एपिड्यूरल जो हम लोग एपिड्यूरल भी क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में जा करके देते हैं, तो वह यहीं तक नीडल को रोक देते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, इसी पे आकर के रोक देते हैं। ड्यूरा मेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ड्यूरा मेटर है। उसके बाद आर्कोनाइड्स मेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, आर्कोनाइड्स स्पेस में जा करके हम लोग क्या करते हैं, ब्यूपिवाकेन को इंजेक्ट करते हैं, यानी कि एनेस्थेटिया को हम लोग इंजेक्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको आपको याद रखना है, 9 लेयर को आपको याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, इसीलिए ये आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको VVI में इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 27 में, व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन अडल्ट CPR सिंगल रेस्क्यूबर। यहाँ पर क्या बोल दिया है कि सिंगल रेस्क्यूबर रहेगा, यहाँ पर क्या है, सिंगल रेस्क्यूबर है। ये रेस्क्यूबर का जो हैंड है इसको हटा दीजिए, आपको सिंगल याद रखना है कि इस तरह क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, CPR हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं।
चलिए CPR जब हम लोग देंगे तो इस बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग को पता होगा। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आप लोग जल्द से जल्द सोच करके बता सकते हैं कि इसका क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। जब सिंगल स्क्यूवर रहेगा तो 3 यानी 30 कंप्रेस करेगा और 2 ब्रीथ करेगा। अब जब डबल स्क्यूवर रहता तो उस टाइम में 15 बार कंप्रेस्ड करते, उसके बाद 2 ब्रीथ यहाँ पर देते। तो यहाँ पर सिंगल है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका सी। चलिए ये समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। HME फिल्टर इज यूज, सबसे इजी क्वेश्चन। ये क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है, ये अब से सॉल्व हो जाना चाहिए। ए में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, हीट एंड मॉइस्चर कंजर्वेशंस, CO2 एब्जॉर्प्शंस, इन्फेक्शंस कंट्रोल ओनली। अब बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? आप जल्द से जल्द इसको बतलाइए। तो आप इसका सही आंसर आप सोचिए, तब तो हम आपको बतलाते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, यानी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इसमें इंक्रीज नहीं होता है। HME का फुल फॉर्म ही होता है क्या? हीट मॉइस्चर एक्सचेंजर होता है। हीट मॉइस्चर एक्सचेंजर होता है, एक्सचेंजर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर तो इसका नामे से पता चलता है। अगर HME का फुल फॉर्म आपको पता होता तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर इसका कर देते कि बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसका बी क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। CO2 एब्जॉर्प्शन, ये कभी CO2 इसका ऑब्जॉर्प्शन करने का काम नहीं। फिर सोडा लाइम क्या करेगा? जब CO2 ये ऑब्जॉर्प्शन करेगा तो सोडा लाइम का फिर क्या काम रहेगा? सोडा लाइम ने ये काम करता है जी। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा? हीट एंड मॉइस्चर कन्वर्जेशन करने का काम करता है। देखिए HME फिल्टर भी आप देख लीजिए, इस तरह का HME फिल्टर होता है। एक साइड क्या करते हैं हम लोग? सर्किट को कनेक्ट करते हैं, सर्किट को कनेक्ट करते हैं। एक साइड क्या होता है? तो मशीन से कनेक्ट रहता है, यानी कि एनेस्थीसिया जो मशीन होता है, एनेस्थीसिया मशीन से कनेक्ट रहता है। और यही क्या करता है? हीट और मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर एयरवे मेथड्स, यानी कि बेस्ट भी और मोस्ट सिक्योर, यानी सिक्योरिटी भी इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। कौन सा ऐसा एयरवे इसमें है? तो फेस मास्क अगर देखते हैं तो ये क्या है? उतना सिक्योर नहीं है। अगर लेरिंजियल मास्क एयरवे देखते हैं तो ये भी क्या है? सिक्योर उतना नहीं है। अगर हम लोग इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन देखते हैं तो सबसे सिक्योर यही है। उसके बाद नेजल इंट्यूबेशन एयरवे अगर देखते हैं तो ये भी सिक्योर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा? इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जब हम लोग करते हैं वह बहुत सिक्योर होता है। कब सिक्योर होता है? मान के चलिए ये क्या है? ट्रेकिया है मेरा, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया में आकर के जब ये इटी ट्यूब यहाँ पर आया, यहाँ पर इन्फ्लेट हम बैलून कर दिए तो ये क्या है कि बहुत सिक्योर है। यहाँ से वेंटिलेट बहुत अच्छे से कर पा रहा है। ये क्या है? एक्सीडेंटल रिमूव भी जल्दी नहीं होता, हम लोग फिक्सिंग करके रखते हैं। ये बहुत ही सिक्योर होता है। और बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? इंट्यूबेशन, यानी कि इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, यानी इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं 30 में गुडल्स और यानी ओरोफ्रेंजियल एयरवे इज मेजर्ड फ्रॉम, यानी कि जब हम लोग गुडल्स आप लोग देखे होंगे, गुडल्स का इस तरह से फिगर आपको बना करके दिखाते हैं। इस तरह का गुडल्स एयरवे इसी तरह से क्या होता है? बना हुआ रहता है गुडल्स एयरवे। तो इसमें गुडल्स एयरवे जो होता है इसको हम लोग मेजर किस तरह से करते हैं? ए में हम लोग देखेंगे नोज टिप टू टंग, यानी नोज का जो टिप होता है और वहाँ से टंग तक हम लोग करते हैं, या कॉर्नर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल होता है। सी में देखेंगे ईयर पिना टू एंगल ऑफ मैंडिबल होता है। मैंडिबल जो बोन होता है उस पर बात करें। चिन टू थायराइड कार्टिलेज
कहाँ से हम लोग इसमें करते हैं, तो इसका सही आंसर इसमें क्या होने वाला है, तो ये आप में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से जल्द बताइए, इसका सही आंसर होगा यही कॉर्नर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल, इसका सही आंसर होगा। चलिए इसका फिगर से आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुडल्स एयरवे जो है यहाँ पर क्या है, मैंडिबल के पास है, एंगल ऑफ द मैंडिबल है, तो यही इसका क्या होगा, हम लोग का इस तरह से मेजर करते हैं। ये आपको समझ में आगे आगे क्या किस तरह से मेजर करते हैं। फिगर विजुअल रहना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, हम विजुअल के साथ आपको दिखाना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि इस तरह से पूछा जाता है। तो आप अगर क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्या होगा, मिस नहीं होगा, आप रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपसे राइट ही अटेम्प्ट होगा। क्या है कि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो कभी भी और जब भी एमसीक्यू हम लोग सेट लगाए, चाहे एग्जाम में हम बैठे हुए रहेंगे, एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मिस नहीं होगा। इसलिए हम लोग आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं, हर एक को हम कॉन्सेप्ट का थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इसका सही आंसर क्या होगा, कॉर्नर ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबल, ये आपको सही आंसर समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड आप 5 पार्ट्स को जरूर देखिएगा, 5 पार्ट्स में आपको समझ में आ जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन इसमें हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। 20% जो हम लोग बात किए हुए थे कि नॉन टैग से पूछा जाता है, यानी कि नॉन जो टैग से पूछा जाता है उसको हम लोग लास्ट में, यानी कि 5 नंबर का जो वीडियो आएगा 5th पार्ट, उसमें आपको उसके बारे में बताएंगे। उसमें हम लोग मैथ को भी सॉल्व करेंगे, रीजनिंग को भी सॉल्व करेंगे, इन सब को भी उसमें सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल पे आप बने रहिए। अगर आपको अब तक समझ में आ रहा होगा तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे 31 पर देखेंगे। EtCO2 एनालाइजर इज प्लेस्ड नियर द मास्क और ET ट्यूब एंड मेजर एक्सपायर्ड CO2 मोस्ट कॉमन गैस दैट्स सपोर्ट्स फायर इज। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझना है। EtCO2 आपको समझ में आ गया कि इन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड होता है एनालाइजर, यानी कि इसको जो मेजर करने का काम करेगा जो डिवाइस, उसका बात करता है। इज प्लेस्ड नियर द मास्क, अभी बतलाए थे ना कि यहाँ पर ET ट्यूब है, यहाँ पर ET ट्यूब है, यहाँ पर वाई पीसेस जो लगा हुआ रहता है, उसके बाद सर्किट रहता है। तो यहीं पर क्या था, एनालाइजर का पाइप ऐसे लगा हुआ था। अभी प्रीवियस हम लोग अभी दिखाए थे, आपको जस्ट दिखाए थे, देखिए इस तरह से भी दिखाए थे ना। तो यही बात इसमें कर रहा है कि इसमें जब लगा हुआ है ET ट्यूब मेजर कर रहा है, एक्सपायर्ड CO2 कर रहा है, लेकिन मोस्ट कॉमन गैस दैट सपोर्ट फायर इज, यानी फायर में कौन सा ऐसा गैस है जो क्या करेगा, सहयोग करेगा, उसको सपोर्ट करेगा फायर करने में। नाइट्रस ऑक्साइड क्या सपोर्ट करेगा, आपको बतलाना है। नाइट्रस करेगा तो आप बोलिएगा कि नहीं, ये नहीं सर करेगा। बी में कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, बोलिएगा नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग एब्डोमेन में भी यूज करते हैं, एब्डोमिनल वॉल में को क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंड करने के लिए यूज करते हैं। कब, तो जब हम लोग लेप्रोस्कोपिक जब हम लोग सर्जरी करते हैं उस टाइम में हम लोग यूज करते हैं। सर्जरी जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते तो एब्डोमेन में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही देते हैं। अगर ये क्या होता, अगर फायर करने में अगर हमारा सहयोग करता, जिसको हम लोग देते नहीं देते, तो ऑक्सीजन, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा सपोर्ट करता है, जब भी फायर लगता है तो उसमें सपोर्ट करता है ऑक्सीजन। ये बेसिक चीज़ है, आप सबको पता होगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पहले भी पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता था चलिए उसको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नाइट्रस, इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी क्या करता है, हेल्प नहीं करता आग लगने में। नाइट्रोजन भी क्या करता है, आग को भुताने में ही काम करता है, यानी कि आग को क्या करते हैं, बुझा देते हैं। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड्स आप लोग हॉस्पिटल में देख रहे होंगे, जो लगा हुआ रहता है फायर एग्जिस्टिंग, जो टैंक रखा हुआ रहता है, सिलेंडर रखा हुआ रहता है, उसमें क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी रहता है, दोनों गैस उसमें यूज कर सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इन एनेस्थीसिया मशीन गैस फ्लो इज
कंट्रोल बाय, यानी जो गैस फ्लो होता है जब हम लोग पेशेंट पे, यहाँ पर मान के चलिए ये पेशेंट है, पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट है मशीन के साथ, कनेक्ट है सर्किट के थ्रू, यहाँ पर क्या है कनेक्ट है सर्किट के थ्रू, यहाँ पर कनेक्ट है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो कंट्रोल आपको ये देखने से ही पता चल गया होगा। जब एनेस्थीसिया मशीन को आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, एनेस्थीसिया मशीन को आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आपको सीधा समझ में आ गया होगा। हम ये फिगर जो आपको पिक्चर दिखा दिए, इससे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ये वेपोराइजर है जी, तो बोलिएगा नहीं है वेपोराइजर। फ्लोमीटर है जी, बोलिएगा हाँ फ्लोमीटर है। ये स्कर्विंग सिस्टम है जी, तो नहीं है। स्कर्विंग सिस्टम क्या होता है, जो हमारा जो एक्सपायर गैस करते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है, तो वह होता है। प्रेशर रेगुलेटर है जी, तो बोलिएगा कि नहीं, ये भी प्रेशर रेगुलेटर नहीं है, ये फ्लो मीटर है, यानी कि इससे हम रोटामीटर भी इसको बोल सकते हैं। इससे क्या करते हैं, पेशेंट को जो हम लोग देते हैं ऑक्सीजन, उसका कंट्रोल इसके अंदर में रहता है। उसका कंट्रोल किसके पास रहता है, तो हमारे पास रहता है। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन नोब होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद एयर का नोब है, इस सब का कंट्रोल हमारे पास में रहता है। तो जब ये भी आप लोग जानते होंगे, जब नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग नोब को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसके साथ में ऑक्सीजन भी क्या होता है, साथ में ओपन हो जाएगा। इसका सेफ्टी फीचर आप लोग को पता होगा। जब ऑक्सीजन को हम अकेले से घुमाएंगे तो नाइट्रस नहीं होगा, जब नाइट्रस को हम लोग ऑन करेंगे तो उसके साथ में ऑक्सीजन भी ऑन हो जाएगा। ये आपको पता है, सेफ्टी फीचर इसका ये होता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा, जिसका राइट आंसर क्या है जी, तो फ्लोमीटर या रोटामीटर, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। विच ब्रीदिंग सर्किट इज यूज्ड इन चिल्ड्रेंस वेट लेस देन 10 kg। अब यहाँ देखिए इन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि बोल रहा है कि जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड का वेट क्या होगा, तो 10 kg से कम होगा, यानी कि लेस देन 10 kg से कम होगा, तो उसको कौन सा हम लोग सर्किट का यूज करेंगे, यानी कि उसका कौन सा सर्किट का यूज करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर सर्किट सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, क्या यह क्वेश्चन सही होगा, तो बोलिएगा कि इसका सही नहीं है। बेन सर्किट का यूज होगा, बेन सर्किट बोलिएगा नहीं, ये भी इसका यूज नहीं होगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर देखेंगे तो इसमें जैक्सन रीस JR सर्किट, तो ये बोलिएगा हाँ, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। मेपल्सन डी, मेपल्सन डी जब बोलेंगे तो मेपल्सन डी का हम लोग यूज कब करते हैं, तो मेपल्सन डी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेन सर्किट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तो बेन सर्किट बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेन सर्किट बोलते हैं। चलिए एक चीज़ और आपको याद रखना है, जैक्सन रीस सर्किट जो हम लोग बात किए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी में जैसे हम लोग बात किए जैक्सन रीस सर्किट, इसी को ऐप सर्किट भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एंड मेपल्सन ऐप ही इसको आप बोल सकते हैं। आई होप ये आपको अब सब समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेमी क्लोज ब्रीदिंग सिस्टम। अब सेमी क्लोज ब्रीदिंग सिस्टम पूछ रहा है, तो सेमी क्लोज ब्रीदिंग सिस्टम जब पूछेगा तो उस टाइम में इसमें से कौन सा आंसर होगा, ये आपको सही बतलाना है। तो इसमें से कौन सा होगा सही, तो बेन सर्किट इसका सही आंसर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि बेन सर्किट क्या होता है, इसका सही आंसर होता है। ओपन नहीं होगा, क्लोज सर्किट नहीं होगा, आयंस जो टी पीस होता है ये तो होवे ही नहीं करेगा। तो चलिए अब तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशंस प्रिवेंट्स व्हेन ईटी ट्यूब इज नॉट एन ऑप्शन, यानी कि आप बताइए, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेशंस को प्रिवेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर ईटी ट्यूब जो है ये नहीं है, इसका ऑप्शन में ईटी ट्यूब नहीं है। हम लोग पीछे पढ़े थे कि एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कौन करता है, तो ईटी ट्यूब करता है। ये बेस्ट टेक्निक होता है, बेस्ट मेथड है, लेकिन आपको हम प्रीवियस में बता चुके हैं, उससे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास ईटी ट्यूब नहीं रहेगा तो आप किसका इसमें यूज करेंगे, तो जल्दी बताइए क्या इसका यूज करने वाले हैं, फेस मास्क का यूज करेंगे। तो आप बोलिएगा नहीं, आप तो सर अभी तुरंत बतलाए हैं। किसका, नेजोफेरेंजियल एयरवे का कीजिएगा, तो नहीं इसका भी नहीं करेंगे। ओरोफेरेंजियल एयरवे का कीजिएगा, तो ये भी नहीं करेंगे। तो किसका करेंगे, तो लेरेंजियल मास्क एयरवे का करेंगे। ये आपको याद रखना है, इसका हम लोग यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे पास इसका ऑप्शन नहीं रहेगा ईटी ट्यूब का, तो लेरेंजियल मास्क एयरवे का हम लोग चूज कर सकते हैं। अगर आपको कभी
ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए में आपको देगा कि ए में दे देगा कि ईटी ट्यूब दे देगा, सेम क्वेश्चन है। बी में आपको दे देगा LMA यानी लेरिंजियल मास्क दे देगा। सी में दे देगा कि बोथ यानी बोथ दे देगा। एंड उसी में अगर हम लोग डी में देखेंगे तो नॉन ऑफ दीज देगा। तो इसमें अब तब राइट कौन होगा, तो राइट हम लोग बोथ कर देंगे। ये अब तक आपको समझ में आ गया। चलिए इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं। लेरिंजियल मास्क जो एयरवे है इसका कॉन्सेप्ट देखिए। जब हम लोग क्या करते हैं, ये सुप्राग्लोटिस एयरवे डिवाइस होता है। सुप्राग्लोटिस यानी ग्लोटिस जो होता है, ग्लोटिस जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड बोलते हैं, उसके ऊपर जो भी डिवाइस लगेगा उसको सुप्राग्लोटिस बोलेंगे। उससे नीचे जो जाएगा उसको इंफ्राग्लोटिस बोलेंगे। इंफ्राग्लोटिस में जैसे ईटी ट्यूब होगा, इंफ्राग्लोटिस होगा, यानी ग्लोटिस से नीचे जाता है। सुप्राग्लोटिस में क्या होगा, LMA होगा। यही तो अभी हम लोग समझ रहे हैं, बहुत ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर सील्ड कर देता है, यानी कि हमारा जो एयरवे होता है सील्ड करता है। जो पीछे से यहाँ आप लोग ये मान के चलिए, ये क्या है, तो ये ट्रेकिया अगर है तो ट्रेकिया के बियॉन्ड यानी पीछे क्या होता है, तो एसोफेगस होता है। एसोफेगस जो ओपनिंग होता है उसको भी क्या करता है, ये लॉक कर देता है, उसको भी कवर करके रखता है। अगर यहाँ से एक्सप्रेशन होगा तो ये कंटेंट क्या होगा, तो हमारा ट्रेकिया में नहीं जाएगा। एनाटॉमी आपको अगर क्लियर नहीं है तो एनाटॉमी आप हमारे चैनल पर जा करके इसका एनाटॉमी देख सकते हैं। आपको इंट्यूबेशन का एक सीरीज मिल जाएगा, और सीरीज में आपको सारा इसका बेस्ट से बेस्ट टेक्निक का हम यूज करके आपको बतलाएं, एनाटॉमी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 36 में देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सुप्राग्लोटिस एयरवे, यानी सुप्राग्लोटिस अभी आपको बता दिए कि ग्लोटिस से जो ऊपर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्राग्लोटिस, जो नीचा रहेगा इंफ्राग्लोटिस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ट्रेकियोस्टोमी जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो, सुप्राग्लोटिस होगा नहीं। जब ट्रेकिया में हम लोग करते हैं तो गला में क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, गला, इसको नेक, ये समझिए क्या है, नेक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। ट्रेकिया में स्टोमा यानी उसको रिमूव करके एक एक्सेस हम लोग लेते हैं। जब सुप्रा ग्लोटिस यानी कि जब हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, माउथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उस टाइम में हम लोग करते हैं नीचे एयरवे कंट्रोल लेते हैं। एंड लेरेंजियल मास्क एयरवे, ये क्या है, सुप्राग्लोटिस है, ये आपको याद रखना है, ये सुप्राग्लोटिस है। उसके बाद इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो करते हैं इंफ्राग्लोटिस है। नेजल हम लोग कैनुला डालते हैं तो ये भी नेजल कैनुला डालते हैं, तो ये भी क्या हो सकता है, इंट्रा जा सकता है। तो कैनुला की बात कर रहा है, तो सुप्राग्लोटिस यहाँ पर क्या होगा, LMA होगा। ये आपको याद रखना है, क्या होगा, LMA होगा। लेरेंजियल मास्क एयरवे इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इसका कुछ आपको मिल जाएगा, या पढ़ सकते हैं, या इसका थियोरिटिकल आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं। एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं 37 में, देखते हैं आफ्टर इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, यानी कि इंट्यूबेशन के बाद इफ कफ लीक इज प्रेजेंट व्हाट विल हैपन, यानी कि जब हम लोग क्या किए, इंट्यूबेट किए, यहाँ पेशेंट को क्या हुआ, इंट्यूबेट हुआ। यहाँ पर देखिए लंग्स बना रहे हैं, उतना अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पर क्या किए कि हमारा इंट्यूबेट हुआ, यहाँ पर ये आ करके ये ईटी ट्यूब है, यहाँ पर ये क्या किए, क्रिएट हुआ है, ये क्या है, तो ये कफ है, ईटी ट्यूब का ये कफ है। इसमें क्या बोल रहा है कि कफ लीक इज प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, लीक कर गया। तो व्हाट विल हैपन, अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि इंट्यूबेशन किए, इंट्यूबेशन के बाद क्या हुआ, कफ लीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, तो एडिक्वेट वेंटिलेशन होगा, तो बोलिएगा नहीं होगा। बेटर ऑक्सीजनेशन होगा, तो बोलिएगा नहीं होगा। एक्सप्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, यानी कि ये जो बोल रहा है ये क्वेश्चन सही हो सकता है कि एक्सप्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट आ सकता है। जब इसी टाइम में क्या होगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा पेशेंट्स का जो स्टोमक है, यहाँ पर क्या है, स्टोमक है, यहाँ पर इस तरह से स्टोमक है, इसका पीछे है, ये देखिए एसोफेगस है, स्टोमक है। स्टोमक का जो कंटेंट होगा वो अगर बाहर की तरफ आएगा, ये आपको ये एनाटॉमी है क्लियर होगा, तो ये क्या हो सकता है, ट्रेकिया में आ सकता है। इसीलिए ये राइट होगा। इंक्रीज पेशेंट्स कंफर्ट, ये तो बिल्कुल गलत होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका विजुअल के थ्रू आपको समझाए, ये
क्लियर हो गया होगा। जब लीक हो जाएगा तो क्या हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक कंटेंट जा सकता है, यानी स्टोमक का जो कंटेंट है वह हमारा एयरवे में जा सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए 38 में देखेंगे, बॉयलर वर्क्स ऑन विच रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि इसका प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन बतलाना है किसमें, तो बॉयलर में। बॉयलर का क्या वर्क होता है उसमें इसको बतलाना है। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। ये कौन सा तो है, माइक्रोबायोलॉजी में इस तरह का क्वेश्चन है। ये माइक्रोबायोलॉजी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक लॉ होता है जो बॉयलर होता है, तो एक लॉ होता है, वो लॉ आपको याद रखना है। एक लॉ होता है, उसका नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स जो लॉ होता है उसको आपको समझना है। जो बॉयल्स लॉ में होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि टेम्परेचर जो इसमें होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी टेम्परेचर क्या होता है, तो इसका कांस्टेंट रहता है, यानी टेम्परेचर जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम जो रहेगा, इसका वॉल्यूम का जब बात करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका है वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद प्रेशर का बात हम लोग कर रहे हैं, प्रेशर इसमें क्या होगा, तो प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बॉयल्स लॉ में होता है। तो अब इसका रिलेशनशिप पूछ रहा है कि जब हम लोग पानी को, बॉयलर को जब गर्म करते हैं, जब बॉयलर का क्या वर्क्स होता है, तो आपको इसमें तुरंत बताना है कि इसका क्या होता है। तो इस तरह का रिलेशन बतलाता है कि देखिए इस तरह का फॉर्मूला बनता है, P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेशर। ये प्रेशर आपका हो गया, ये प्रेशर आपका हो गया, ये क्या है, वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम हो गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रख लेना है कि इसी पर ये काम करता है। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। वॉल्यूम यानी जो हमारा वाटर है उसका वह डिक्रीज होगा, कम होता हुआ जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज होते हुए चले जाएगा। यही इसमें पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, विच गैस इज यूज फॉर लेप्रोस्कोपिक एंड व्हाट इज द कलर ऑफ इट्स सिलेंडर, यानी लेप्रोस्कोपिक में जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा गैस का, तो ये अभी हम प्रीवियस में बात कर लिए। ये तो आपको इसका आप आराम से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग पीछे बात की थी, CO2 का यूज करते हैं हम लोग एब्डोमेन में, लेप्रोस्कोपिक में। एंड इसका कलर का बात नहीं किए थे, तो कलर आपको यहीं से मिल गया। जब हम लोग CO2 बता दिए तो आपको ग्रे कलर इसका होगा। ये तो ईजी आप लोग सॉल्व कर लिए। इस तरह का मॉनिटर होता है, लेप्रोस्कोपिक का वर्क स्टेशन होता है, इसमें सारा कुछ लगा हुआ रहता है, इंसुफ्लेशन मशीन वगैरह सारा रहता है। चलिए एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि CO2 जब देते हैं ना, CO2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि CO2 ही क्यों हम लोग यूज करते हैं लेप्रोस्कोपिक में। एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग CO2 का ही क्या है यूज करते हैं। तो अब हम लोग अब इसको समझा देते हैं आपको कि ये ही यूज काहे करते हैं। तो आपको कलर समझ में आ गया कि ग्रे कलर का होता है। वो क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका कॉन्सेप्ट को आपको समझा देते हैं। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं एब्डोमेन में, तो उनको हम लोग बोलते हैं इनसुफिलेशंस बोलते हैं। यानी कि इनसुफिलेशन, कोई भी गैस को अगर एब्डोमेन में या बॉडी में भेजते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनसुफिलेशन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये टर्म पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इनसुफिलेशन का मतलब होता है कोई भी गैस को एब्डोमेन में या बॉडी में भेजा जाता है तो उसको इनसुफिलेशंस बोलते हैं, ये याद रखना है। तो ये इनसुफिलेशन जब करते हैं तो इसमें 3 को क्या होता है, मेन रीजन होता है, इसलिए हम लोग देते हैं CO2 देते हैं। विजिबिलिटी, पहला क्या करता है कि विजिबिलिटी इसमें करता है, बहुत अच्छा से क्या करता है, तो हमको दिखाई देने लगता है। विजिबिलिटी जो होता है बहुत अच्छा होता है, विजुअल अच्छा से दिखाई देता है। जो ऑर्गन होता है, मान के लिए कि हम जब गोल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, कोलेक्सिस्टेक्टोमी जो होता है उसको जब हम लोग रिमूव करते हैं तो उस टाइम में बहुत अच्छे से क्लियरली व्यू मिल पाता है, वो हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है कि सेफ्टी रहता है। सेफ्टी क्या कि नॉन फ्लेमेबल होता है, यानी CO2 क्या होता है, इसमें सेफ्टी हम लोग को प्रोवाइड करता है। हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमेन में वॉल को काटने के लिए कॉटरी का यूज करते हैं, इन सब का यूज करते हैं। ये क्या होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है,
या और क्या होता है, नॉन एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि यह जलता नहीं है, आग नहीं लगने के लिए देता है। और तीसरा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ब्लड सोल्यूबिलिटी, यानी कि क्या होता है, ये ब्लड में बहुत आसानी से सोल्यूबल होता है, यानी कि मिल जाता है। सोल्यूबिलिटी इसमें बहुत अच्छा होता है, यानी कि ब्लड के साथ ये मिल जाता है, इसमें ये डर नहीं होता, डिजोल्व हो जाता है, इजीली डिजोल्व हो जाता है ब्लड के साथ। और दूसरा जो गैस होता है उसमें क्या हो सकता है, एम्बोलिज्म होने का चांस हो सकता है। एम्बोलिज्म आपको पता होता है कि अगर कोई गैस को हम लोग यूज करते, चाहे एयर का यूज करे होते, चाहे O2 का यूज करते, तो इसमें एम्बोलिज्म होने का खतरा रहता है और इसमें आपको आग भी लग सकता है। इसमें अगर एयर में हम लोग देखते हैं तो 21% तो ऑक्सीजन एयर रहता है, तो इसमें भी इसीलिए हम लोग चूज करते हैं CO2। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ क्लोज्ड सर्किट। आप देखिए कितना इजी वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से हमें कमेंट बॉक्स में इसको हमको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ये आप खुद से बनाएंगे। एंड पार्ट थर्ड आप जरूर देखिएगा, पार्ट थर्ड एंड फोर्थ देखिएगा। फिफ्थ में हम लोग नोट यानी कि नॉन टैग से पूछेंगे, नॉन टैग वाले जितना पूछा गया है 2023 में दिसंबर में, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, उसको भी देखना है, यानी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक आपको देखना है, तब जा करके आपको 2023 का जो दिसंबर वाला है ये आपको क्लियर हो पाएगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग बात करेंगे पार्ट थर्ड में, आपको डिटेल में सारा समझाएंगे। पार्ट थर्ड में जो बचा हुआ है, अभी 40 क्वेश्चन खत्म हुआ है और हमारे पास अभी 60 बचा हुआ है, यानी 3 पार्ट में ये जाने वाला है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, PYQ जो हम लोग इतना कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझा रहे हैं, अगर ये समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।